नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा साव एक बार फिर आप लोगों का हिंदी के YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वर्ण का भेद पढ़ा था। उच्चारण के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं। उच्चारण के आधार पे हम स्वर को 3 भागों में बांट सकते हैं: हार्श, दीर्घ और प्लुप्त। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को विस्तार से ये तीनों प्रकार के बारे में वर्णन किया था। आज मैं आप लोगों को जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद बताऊंगी। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है: एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस हिंदी के सफ़र को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि मैं इसी तरह वीडियो अपलोड करती रहूँ और आप लोग इस वीडियो को देख के लाभ उठाते रहें। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। अग्र स्वर क्या होता है? देखिए, अग्र मतलब होता है आगे। आगे को हम लोग अग्र कहते हैं। अग्र एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक, संस्कृत में अग्र को आगे कहते हैं। वर्ण मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ण पूर्ण रूप से उच्चारण पे निर्भर करता है। आप चीज़ों को अगर उच्चारण करके समझेंगे तो इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग प्रयोग में होता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। मतलब बात जीभ की हो रही है। जीभ का स्थान कहाँ रहता है? जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जीभ का स्थान कहाँ रहता है? क्या वो आगे रहता है, क्या वो मध्य रहता है, या वो पश्च? मतलब उच्चारण करने में आगे का भाग हिले। ठीक, जैसे अगर हम ई का उच्चारण कहते हैं तो जीभ का आगे का भाग की मदद से हम ई का उच्चारण कर रहे हैं। उसी तरह अगर बड़ी ई की बात हो तो ई में भी जीभ का आगे का भाग प्रयोग में हो रहा है। री का उच्चारण करें तो आप करके देखिए। आप मेरे साथ इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो नहीं। उच्चारण में भी जीभ का आगे का हिस्सा हिल रहा है। उसी तरह ए में भी जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग में आ रहा है। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए में भी क्या हो रहा है? जीभ का आगे का हिस्सा हिल रहा है। इसलिए ये पांचों वर्ण अग्र स्वर के वर्ण हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग में आ रहा है। उसी प्रकार अगर मध्य वर्ण की बात करें तो मध्य स्वर वर्ण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मध्य मतलब बीच होता है। जब जीभ का बीच का हिस्सा प्रयोग में आए तो वहाँ मध्य स्वर होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में लाया जाए उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मतलब जब हम जीभ का मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, वहाँ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। जैसे अ, देखिए आप अ बोलिए, देखिए बीच का भाग थोड़ा उठ रहा अ। ठीक, मतलब अ क्या है? अ एक मध्य स्वर का शब्द वर्ण है। ठीक, इसके बाद पार्श्व स्वर क्या होता है? पार्श्व मतलब होता है पिछला भाग। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, यहाँ जीभ का पिछला भाग प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उसे पार्श्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, आप आ का उच्चारण करके देखिए। यहाँ आ में जीभ का पीछे का भाग हिल रहा है। ऊ
ऊ में भी देखिए पीछे का भाग उठ रहा है। उसी तरह बड़ा ऊ, ओ, औ, इन सारे वर्णों में क्या हो रहा है, जीभ का पीछे का भाग काम में आ रहा है, इसलिए इसे हम पार्श्व स्वर कहते हैं। जीभ के बाद अब ओष्ठ के आधार पे भी स्वर वर्णों को विभाजित किया गया है। ओष्ठ मतलब ओठ होता है। ओठ के बनावट के आधार पे हम स्वर वर्णों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वृत्तमुखी और दूसरा आवृत्तमुखी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वृत्त मतलब गोल होता है। वृत्त मतलब गोल। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। फिर मैं आप बच्चों से ये कहूँगी कि चीज़ों को करके देखें, नहीं तो आप बात को नहीं समझ पाएंगे। पहले करें और फिर उन चीज़ को समझें। जैसे कि अगर आप ऊ बोलिए, ऊ बोल रहे हैं तो ओठ पूरा गोल हो जा रहा है, आप एक बार बोल के देखिए। उसी तरह अगर बड़ा ऊ की बात की जाए तो ऊ, बड़ा ऊ में भी ओठ पूर्ण रूप से गोल हो जा रहा है। उसी तरह ओ, औ, सब में होठ पूर्ण रूप से वृत्त या गोल बन जा रहा है। आवृत्त मतलब क्या होता है, इसमें ओठ गोल नहीं बनता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते, क्या हो रहा है, इसमें ओठ वृत्त नहीं बन रहे, मतलब गोल नहीं हो रहे, उन्हें हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ में देखिए ओठ थोड़ा फैला हुआ ही है, ये गोल नहीं बन रहा। आ में भी क्या है, ओठ फैला हुआ ही है। उसी प्रकार ई, बड़ी ई, री, ए, ये सारे वर्ण में ओठ क्या कर रहे हैं, फैले ही हैं, वे वृत्त के आकार में नहीं बदले हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगी, ताकि मैं इस हिंदी के सफ़र को आगे बढ़ा सकूं और आप लोग इससे लाभ उठा सकें। अगर स्वर वर्णों की उच्चारण की बात की जाए तो हम अ और आ को कंठ से उच्चारण करते हैं। जी, इसका उच्चारण हम कंठ से कहते हैं। ई और ई को हम लोग तालु से करते हैं। तालु मतलब आपको पता होना चाहिए, तालु मतलब जीभ का ऊपरी हिस्सा होता है। ई और ई के उच्चारण में जीभ जो है ऊपर तालु में जाके सट रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु हुआ। ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों में होठ का प्रयोग हो रहा है। अगर हम री की बात करें तो री एक मूर्धन्य वर्ण है। कैसा वर्ण है, मूर्धन्य। री के उच्चारण में जीभ मुड़ जा रहा है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। ए, ओ और ओ, ये कंठ, लघु, कष्ट और होठ से उच्चारण होते हैं। जैसे ए कंठ से हो रहा है, ए तालु से हो रहा है, ओ कंठ से और औ होठ से हो रहा है। तो ये चारों वर्ण कंठ, तालु, कंठ और होठ से उच्चारण में लाए जाने वाले वर्ण हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने आज जो भी बताया वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी पिछले वीडियो हैं आप सब उन सब को देखें और चीज़ों को समझें, ताकि आप सामान्य हिंदी को सामान्य तरीके से समझें, न कि उसे रटने से हिंदी नहीं याद हो सकती और व्याकरण तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य हिंदी को शुरू से देखें। धन्यवाद।